हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आपका अपने परिवार गाइडेंस पॉइंटर में स्वागत है। इस वीडियो में हम संक्षिप्त रूप से उत्तर प्रदेश जीके के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें हम जीके के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला, प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा? तो प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 को पड़ा। पहले उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत था, लेकिन 24 जनवरी 1950 को इसका नाम उत्तर प्रदेश रखा गया। नेक्स्ट, प्रदेश की राजधानी लखनऊ कब बनी? तो प्रदेश की राजधानी लखनऊ 1935 से पूर्णतया बनी, जबकि 1921 में आंशिक रूप से प्रदेश की राजधानी लखनऊ बनी थी। तो 1935 में पूर्णतया प्रदेश की राजधानी लखनऊ बनी, जबकि 1921 में आंशिक रूप से प्रदेश की राजधानी लखनऊ बनी थी। यहाँ 24 जनवरी, तो 24 जनवरी को ही हम उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं, और इसकी स्थापना दिवस मनाने का शुरुआत 2018 से किया गया है, और 24 जनवरी 2018 से ही उत्तर प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना शुरू की गई है। मतलब एक जिला एक उत्पाद योजना 24 जनवरी 2018 से शुरू किया गया है। अगला, उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब किया गया? तो उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया, और राज्य का पुनर्गठन फजल अली आयोग द्वारा किया गया था। राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया था। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का विभाजन। तो उत्तर प्रदेश का विभाजन 9 नवंबर 2000 को किया गया, और उत्तराखंड के 13 पहाड़ी जिलों को काटकर उत्तर प्रदेश का विभाजन किया गया। उत्तर प्रदेश से 13 पहाड़ी जिलों को काटा गया और एक नया राज्य उत्तराखंड बनाया गया। तो उत्तराखंड का गठन उत्तर प्रदेश के 13 पहाड़ी जिलों से मिलकर हुआ था। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का राजकीय भाषा क्या है? तो उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा हिंदी है, जिसे 1947 में मान्यता प्रदान की गई थी, और हिंदी हमारे संविधान में भी शामिल की गई भाषा है। दूसरी राजकीय भाषा उर्दू है, जिसे 1989 ईस्वी में स्वीकार किया गया था। तो पहली राजकीय भाषा हिंदी 1947 ईस्वी में, दूसरी उर्दू 1989 ईस्वी में स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी। तो राजकीय पक्षी सारस है, जिसे हम क्रोंच भी कहते हैं। तो राजकीय पक्षी सारस, एक दूसरा नाम इसका क्रोंच है। नेक्स्ट, राजकीय पशु। तो राजकीय पशु बारहसिंघा है। राजकीय वृक्ष अशोक। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक है। राजकीय पुष्प। राजकीय पुष्प प्लांस या टेंसू है। तो राजकीय पुष्प प्लांस को या टेसू को कहा जाता है, और इसे 4 जनवरी 2011 को स्वीकार किया गया। राजकीय पुष्प प्लांस या टेसू है, इसे 4 जनवरी 2011 को स्वीकार किया गया। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। नेक्स्ट, राजकीय खेल। तो राजकीय खेल हॉकी है। प्रदेश की भी, मतलब उत्तर प्रदेश का भी राजकीय खेल हॉकी है, जब और भारत का भी राष्ट्रीय खेल हॉकी है। नेक्स्ट, प्रदेश का राजकीय चिन्ह। तो प्रदेश का राजकीय चिन्ह एक वृत्त में 2 मछली और एक तीर धनुष है, और इसे 1938 ईस्वी में स्वीकार किया गया था। तो प्रदेश का राजकीय चिन्ह एक वृत्त है, उस वृत्त में 2 मछली हैं और एक तीर धनुष है, और राजकीय चिन्ह को 1938 ईस्वी में स्वीकार किया गया था। प्रदेश का विधानमंडल का स्वरूप। तो प्रदेश का विधानमंडल का स्वरूप द्विसदनात्मक है, अर्थात इसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। तो प्रदेश का विधानमंडल का स्वरूप द्विसदनात्मक है, जिसमें विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या। तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या 403 है। एक पहले था एंग्लो इंडियन, जो कि अब एंग्लो इंडियन की सदस्यता समाप्त कर दी गई है। तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या 403 है, जबकि विधान परिषद सदस्यों की संख्या 100 है। विधानसभा सदस्य 403, विधान परिषद सदस्य 100। लोकसभा सीटों की संख्या 80 है,
लोकसभा में कितने हैं तो 80 सीट हैं लोकसभा में, और प्रदेश में राज्यसभा सीट तो राज्यसभा 31 है। नेक्स्ट एक बार फिर से सुन लीजिए, विधानसभा 403, विधान परिषद 100, राज्यसभा 31 और लोकसभा 80। और ये पूरे प्रदेश यानी कि मतलब उत्तर प्रदेश इसमें लोकसभा में भी, विधानसभा में भी और राज्यसभा में भी और विधान परिषद में भी सारे राज्यों में सबसे ज़्यादा सीट रखता है। नेक्स्ट, प्रदेश में विधान परिषद का गठन कब हुआ तो प्रदेश में विधान परिषद का गठन 1921 ईस्वी में किया गया था। विधान परिषद का गठन प्रदेश में 1921 ईस्वी में किया गया था। दोस्तों आप सभी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, इन्हें याद करते हुए भी चलिएगा। तो ध्यान से वीडियो को देखिए। राज्य विधानसभा का प्रथम गठन कब हुआ तो विधानसभा का गठन 1937 में और विधान परिषद का गठन 1921 में। तो विधान परिषद का गठन 1921 में किया गया, जबकि विधान सभा का गठन 1937 में किया गया था। तो विधान परिषद 1921, विधानसभा 1937। नेक्स्ट, राज्य में अब तक राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा तो राज्य में अब तक 10 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। और राष्ट्रपति शासन भारतीय संविधान के आर्टिकल 356 में है। तो आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन को बताता है, जबकि 352 राष्ट्रीय आपातकाल को और 360 वित्तीय आपातकाल को बताता है। और पहली बार राष्ट्रपति शासन 25 फरवरी 1968-69 में लगा था। तो राष्ट्रपति शासन अभी तक प्रदेश में 10 बार लगा और पहली बार 25 फरवरी 1968-69 में लगा था। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत थे, जो कि 1 अप्रैल 1946 से 27 दिसंबर 1954 तक थे। तो प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत थे और 1 अप्रैल 1946 से 27 दिसंबर 1954 तक प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। राज्य की प्रथम राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू हैं और श्रीमती सरोजिनी नायडू किसी भी भारत के 2800 राज्यों में प्रथम महिला राज्यपाल हैं। तो प्रथम महिला राज्यपाल भी कौन है? श्रीमती सरोजिनी नायडू। और ये उत्तर प्रदेश की भी प्रथम महिला राज्यपाल हैं। राज्य की द्वितीय महिला मुख्यमंत्री, तो राज्य की द्वितीय महिला मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी हैं और मायावती अब तक 4 बार मुख्यमंत्री पद पर रह चुकी हैं। नेक्स्ट, प्रथम विधान परिषद सभापति, तो विधान परिषद के प्रथम सभापति श्री चंद्रभाल जी थे। तो विधान परिषद के प्रथम सभापति श्री चंद्रभाल जी थे। प्रदेश में जिला, तो प्रदेश में कुल 75 जिला और 18 मंडल हैं। तो प्रदेश में वर्तमान समय में 75 जिला और 18 मंडल हैं। नेक्स्ट, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 17 मार्च 1866 ईस्वी को की गई। तो उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट इलाहाबाद में स्थित है, जबकि एक इसकी अन्य खंडपीठ यानी कि शाखा लखनऊ में भी स्थित है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना 17 मार्च 1866 ईस्वी को की गई थी। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम के तहत 1975 के तहत प्रथम लोकायुक्त कौन है? तो प्रथम लोकायुक्त न्यायाधीश विशंबर दयाल शर्मा जी। नेक्स्ट, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1975 में आया था, जिसके तहत प्रथम लोकायुक्त न्यायमूर्ति विशंबर दयाल शर्मा थे और ये 14 सितंबर 1977 को प्रथम लोकायुक्त बने थे। नेक्स्ट, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त कौन है? तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त न्यायमूर्ति संजय मिश्र हैं और ये 7वें लोकायुक्त हैं। अगला, पंचायत चुनाव लड़ने हेतु निर्धारित आयु कितनी है? तो पंचायत चुनाव लड़ने हेतु निर्धारित आयु 21 वर्ष है।
तो अगर किसी को पंचायत का चुनाव लड़ना है तो उसकी निर्धारित आयु 21 वर्ष है, जबकि वोट देने का निर्धारित आयु 18 वर्ष है। राज्य के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितना आरक्षित है सीट? तो महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित है। तो पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित है और ये आर्टिकल 243 के डी में कहा गया है। तो आर्टिकल 243 के डी में महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित किया गया। डी यानी कि डिस्काउंट, तो आर्टिकल 243 डी में महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित किए गए हैं। नगर निगम अध्यक्ष मेयर का निर्वाचन होता है। तो नगर निगम की जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नगर निगम अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है और नगर निगम के अध्यक्ष को मेयर कहा जाता है। तो पहला क्वेश्चन, नगर निगम अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? तो इसे मेयर कहा जाता है और इसका निर्वाचन नगर निगम की जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। उत्तर प्रदेश में महिला मुख्यमंत्रियों की संख्या कितनी है? तो अब तक उत्तर प्रदेश में 2 महिला मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। पहली सुचित्रा कृपलानी और दूसरी सुश्री मायावती। तो 2 और मायावती अब तक कुल 4 बार मुख्यमंत्री पद पर रह चुकी हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे। नेक्स्ट, राज्य मानवाधिकार का गठन कब किया गया? तो राज्य मानवाधिकार का गठन 7 अक्टूबर 2002 को किया गया था। तो राज्य मानवाधिकार का गठन 7 अक्टूबर 2002 को किया गया था। राज्य सूचना आयोग का गठन, तो राज्य सूचना आयोग का गठन 14 सितंबर 2005 को किया गया था और 2005 में ही आरटीआई मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आया, जिसे आरटीआई 2005 कहा गया, मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। और राज्य सूचना आयोग का गठन प्रदेश में 14 सितंबर 2005 को किया गया था। नेक्स्ट, राज्य प्रशासन का शीर्षस्थ अधिकारी या राज्य प्रशासन की धुरी क्या है? तो मुख्य सचिव राज्य प्रशासन का शीर्षस्थ अधिकारी या राज्य प्रशासन की मुख्य ध्रुव है। तो मुख्य सचिव। अब हम पढ़ेंगे कि कौन जो हमारे मुख्यालय हैं 18 मंडलों का, तो वो मुख्यालय मतलब अपने मंडल से जो हटकर हैं हम उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो 18 हैं, लेकिन हम 18 का नहीं, बस जो अलग हैं जिनका मुख्यालय हम उन्हीं का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अमेठी मंडल का मुख्यालय गौरीगंज में है। तो अमेठी मंडल का मुख्यालय गौरीगंज में है। नेक्स्ट, कौशाम्बी का मुख्यालय मंझनपुर में है। तो कौशाम्बी मंडल का मुख्यालय मंझनपुर में। नेक्स्ट, कुशीनगर मंडल का मुख्यालय पडरौना में है। फिर सोनभद्र, तो सोनभद्र का मुख्यालय रावट्सगंज में है। इसके बाद जालौन का मुख्यालय उरई में है। फिर संभल, तो संभल का मुख्यालय पनवासा में है। तो अमेठी का गौरीगंज, कौशाम्बी का मंझनपुर, कुशीनगर का पडरौना, सोनभद्र रावट्सगंज, जालौन, उरई, संभल, पनवासा। इसके अलावा संत कबीर नगर का खलीलाबाद, तो संत कबीर नगर मंडल का मुख्यालय खलीलाबाद है। गौतम बुद्ध नगर का नोएडा, अंबेडकर नगर का अकबरपुर, तो अंबेडकर नगर का मुख्यालय अकबरपुर। सिद्धार्थ नगर का नौगढ़, फर्रुखाबाद का फतेहगढ़, कानपुर देहात का अकबरपुर माती, जबकि कानपुर नगर का कानपुर नगर ही है लेकिन कानपुर देहात का अकबरपुर माती है। एक बार और ध्यान दीजिएगा, अमेठी का गौरीगंज, कौशाम्बी का मंझनपुर, कुशीनगर का पडरौना, सोनभद्र का रावट्सगंज, जालौन का उरई, संभल का पनवासा, संत कबीर नगर का खलीलाबाद, गौतम बुद्ध नगर नोएडा, अंबेडकर नगर अकबरपुर, सिद्धार्थ नगर का नौगढ़, फर्रुखाबाद का फतेहगढ़, कानपुर देहात का अकबरपुर माती। नेक्स्ट शुरू करते हैं हम।
उत्तर प्रदेश में नगर निगमों की संख्या, तो उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम है और 17वां नगर निगम शाहजहांपुर है। तो नगर निगम कितने हैं? 17 और 17वां नगर निगम शाहजहांपुर, 16वां नगर निगम मथुरा और 15वां नगर निगम अयोध्या। तो सबसे नवीनतम नगर निगम कौन सा है? शाहजहांपुर। कौन सा है? 17वें नंबर का। 16वें नंबर का नगर निगम मथुरा और 15वें नंबर का नगर निगम अयोध्या। तो याद कर लीजिएगा कि 15वें नगर का नगर निगम अयोध्या, 16वें का मथुरा और 17वें का शाहजहांपुर, और शाहजहांपुर ही सबसे नवीनतम नगर निगम है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 में निर्वाचित महिला सदस्यों की संख्या, तो उत्तर प्रदेश में 2017 में विधानसभा चुनाव हुआ था, तो उसमें महिला का निर्वाचन हुआ था, तो उसमें कुल 47 महिला थी, जिसमें बीजेपी से 36 महिला सदस्य थीं। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 में निर्वाचित महिला सदस्यों की संख्या 47 थी, जिसमें से बीजेपी के 36 महिला सदस्य थीं। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा आयोग का गठन कब किया गया? तो उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा आयोग का गठन 9 मार्च 1993 ईस्वी को किया गया था, अर्थात ओबीसी आयोग। तो ओबीसी आयोग या उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 9 मार्च 1993 ईस्वी को किया गया था। उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड दोनों राज्यों के सीएम पद को सुशोभित करने वाले नेता, तो उत्तर प्रदेश के भी सीएम और उत्तराखंड के भी सीएम नारायण दत्त तिवारी अब तक रह चुके थे, और एक क्वेश्चन एक बार यूपीपीसीएस के मेंस एग्जाम में पूछा गया था। तो उत्तर प्रदेश के भी और उत्तराखंड के भी दोनों ही राज्यों के सीएम पद पर कौन रह चुके थे? नारायण दत्त तिवारी। तो नारायण दत्त तिवारी एक ऐसे व्यक्ति थे जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों राज्यों के सीएम पद पर रह चुके थे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के सबसे कम विधानसभा सीटों वाले जिला, तो उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ सबसे कम विधानसभा सीट हैं, हम उन जिलों को जानेंगे। तो चित्रकूट, महोबा और श्रावस्ती, इन तीनों जिलों में 2-2 सीट ही हैं विधानसभा की। तो विधानसभा की उत्तर प्रदेश में सबसे कम सीट चित्रकूट, महोबा, श्रावस्ती, और कितने सीटें हैं? तो 2-2 सीटें हैं। सबसे कम सीट चित्रकूट, महोबा, श्रावस्ती किसकी? विधानसभा की। कितनी सीटें हैं? 2 सीटें हैं। नेक्स्ट, एनसीआर में शामिल उत्तर प्रदेश के जिलों की संख्या, तो एनसीआर में उत्तर प्रदेश के अब तक 9 जिले शामिल हो चुके हैं। एनसीआर यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन। तो एनसीआर में उत्तर प्रदेश के 8 जिले शामिल हो चुके हैं। उन जिलों में कौन कौन से जिले हैं? तो मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली। तो 8 जिले एनसीआर में शामिल हैं उत्तर प्रदेश के, जिनमें मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली। तो 8 जिलों का नाम एक बार फिर से सुन लीजिए: मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली। नेक्स्ट, हम उत्तर प्रदेश की मृदा, कृषि और पशुपालन के बारे में अध्ययन करेंगे, जो सिर्फ उत्तर प्रदेश से ही रिलेटेड होगा। तो चलिए, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मृदा, तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में कई प्रकार की मृदाएं पाई जाती है: बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी एटसेट्रा, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में जलोढ़ मिट्टी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। प्रदेश में कुल कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र कितने हैं? तो प्रदेश में कुल कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र 20 हैं। प्रदेश में कुल कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 20 है, जबकि प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र 9। तो दोनों में अंतर समझ लीजिए, कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र 20 है, जबकि कृषि जलवायु क्षेत्र 9 है। तो प्रदेश में कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों की संख्या 20, जबकि प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या 9 है। नेक्स्ट, प्रदेश में कुल मृदा समूह क्षेत्र, तो मृदा समूह क्षेत्रों की संख्या 8 है, और 8 ही उत्तर प्रदेश के जिले एनसीआर में शामिल किए गए हैं। तो प्रदेश में कुल मृदा क्षेत्रों की संख्या 8 है। उत्तर प्रदेश में अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम या सीलिंग कानून लागू हुआ, तो उत्तर प्रदेश में जोत सीमा आरोपण अधिनियम या फिर सीलिंग कानून 1960 ईस्वी में लागू किया गया था।
तो ज्योति सीमा आरोपण अधिनियम या फिर सीलिंग कानून कब लागू हुआ था? 1960 में। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। प्रदेश में शुष्क कृषि क्षेत्र, तो प्रदेश की सबसे शुष्क कृषि क्षेत्र बुंदेलखंड है। तो बुंदेलखंड क्षेत्र को प्रदेश की शुष्क कृषि क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट, प्रदेश में कुल बोए गए क्षेत्रफल पर नलकूपों के बाद सिंचाई का स्रोत कौन सा है? तो नहरें। तो प्रदेश में सबसे ज़्यादा सिंचाई किससे होता है? नलकूप से। और नलकूप के बाद अगर दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा सिंचाई का स्रोत है तो वो स्रोत है नहरें। तो प्रदेश में सबसे ज़्यादा सिंचाई नलकूपों से, लेकिन दूसरे नंबर पर नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है। प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र पर बोई जाने वाली फसल, तो सबसे ज़्यादा क्षेत्र में कौन सी फसल बोई जाती है? गेहूं। तो सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है उसमें बोई जाने वाली फसल सबसे ज़्यादा क्या है? प्रदेश में गेहूं। जबकि राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल मतलब जो फसल बेचकर पैसा तुरंत मिल जाए, तो नकदी फसल सर्वाधिक क्या बोया जाता है? गन्ना। जबकि सर्वाधिक क्षेत्रफल गेहूं बोया जाता है, जबकि सर्वाधिक नकदी फसल गन्ना है। गोकुल पुरस्कार योजना, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने गोकुल पुरस्कार योजना शुरू की थी, जिसका संबंध दुग्ध उत्पादन से है। तो इस योजना का संबंध, गोकुल मतलब जान लीजिए गाय, और गाय क्या देती हैं? दूध। तो गोकुल योजना का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। अमरूद के लिए प्रयोग और प्रशिक्षण केंद्र कहाँ बने हैं? तो अमरूद के लिए प्रयोग और प्रशिक्षण केंद्र प्रयागराज में बनाए गए हैं। तो अमरूद के लिए प्रयोग और प्रशिक्षण केंद्र प्रयागराज में बनाए गए हैं। किसान मित्र योजना, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब चालू हुई थी? तो उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना 18 जून 2001 को चालू किया गया था। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये भी एक बार यूपीपीसीएस के पेपर में आ चुका है कि किसान मित्र योजना कब चालू हुआ था। तो किसान मित्र योजना 18 जून 2001 ईस्वी को चालू किया गया था। अब देखते हैं कि उत्तर प्रदेश किन किन चीज़ों के उत्पादन में प्रथम है। तो उत्तर प्रदेश खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम है। तो उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम है, गेहूं उत्पादन में प्रथम है, और गन्ना उत्पादन में प्रथम। आम उत्पादन, दुग्ध, मेथा उत्पादन में प्रथम स्थान है। तो उत्तर प्रदेश का गेहूं, खाद्यान्न, गन्ना, आम, दुग्ध, मेथा उत्पादन में प्रथम स्थान है। उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति कब लागू की गई? तो उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2012 ईस्वी में लागू की गई थी। तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति कब लागू हुई थी? उत्तर प्रदेश में 2012 ईस्वी में लागू हुई थी। इसके बाद प्रदेश में फल संरक्षण एवं डिब्बा बंदी संस्थान कहाँ है? तो फल संरक्षण और या डिब्बा बंदी संस्थान प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। तो प्रदेश की राजधानी लखनऊ में फल संरक्षण एवं डिब्बा बंदी संस्थान है। सफेदा, करेला, सरदार, ललित सुरखा ये अमरूद की प्रजातियां हैं। तो सफेदा, करेला या सरदार या ललित सुरखा ये चारों क्या हैं? अमरूद की प्रजातियां हैं। तो सफेदा हो गया, केरला हो गया, सरदार हो गया या ललित सुरखा हो गया, ये अमरूद की प्रजातियां हैं। नेक्स्ट, मालभोग, चीनी चंपा, अल्फान, अधेश्वर, दूधसागर ये सब केला की प्रजातियां हैं। तो केले की प्रजातियां कौन कौन सा है? मालभोग, चीनी चंपा, अल्फान, अधेश्वर, दूधसागर। इसमें दूधसागर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और चीनी चंपा ये क्या है? केले की प्रजातियां। तो केला होता है अंदर से सफ़ेद, और दूध भी कैसा होता है? सफ़ेद। चीनी भी कैसा होता है? सफ़ेद। तो इससे हम याद कर लेंगे कि केला की प्रजातियों में दूधसागर भी, चीनी चंपा ये सब केला की प्रजातियां हैं। नेक्स्ट, फ्रेगनेंस एंड फ्लावर डेवलपमेंट सेंटर मतलब मेथा ऑयल की शुद्धता नापने के लिए फ्रेगनेंस एंड फ्लावर डेवलपमेंट सेंटर बनाया गया है, जो कि कहाँ है? कन्नौज में है। तो उत्तर प्रदेश के कन्नौज में फ्रेगनेंस एंड फ्लावर डेवलपमेंट सेंटर है, जो मेथा ऑयल की शुद्धता को मापता है। कन्नौज को इत्र नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि कन्नौज में सर्वाधिक मात्रा में इत्र का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, पशु जैविक औषधि संस्थान कहाँ है? तो पशु जैविक औषधि संस्थान लखनऊ में है, जिसका कार्य है पशु टीका का निर्माण करना। तो पशु टीका का निर्माण कौन सी संस्था करती है? पशु जैविक औषधि संस्था, और इसका मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में। तो पशु जैविक
औषधि संस्थान है लखनऊ में और ये पशुओं के टीका निर्माण का कार्य करती है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की कृषि उत्पादकता सर्वाधिक है। तो उत्तर प्रदेश की कृषि उत्पादकता सर्वाधिक कहाँ है? तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की कृषि उत्पादकता सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किसे कहा जाता है? तो सीमांत कृषक ऐसे कृषक को कहा जाता है जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है। तो 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले कृषकों को सीमांत कृषक कहा जाता है। शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान प्रयागराज में है और प्रयागराज में ही प्रदेश का हाई कोर्ट भी स्थित है। तो शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान प्रयागराज में स्थित है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग। तो उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग 1999 ईस्वी में इसका गठन किया गया। उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग का गठन 1999 ईस्वी में किया गया था। फिर उत्तर प्रदेश राज्य दुग्ध परिषद। तो उत्तर प्रदेश राज्य दुग्ध परिषद का गठन 1976 ईस्वी में किया गया था और 1976 ईस्वी में ही 42वां संविधान संशोधन भी किया गया था, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, यानी कि लघु संविधान कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन को। और उत्तर प्रदेश राज्य दुग्ध परिषद का गठन भी कब किया गया था? 1976 में किया गया था। जलीय अपरदन से प्रभावित उत्तर प्रदेश का क्षेत्र कौन सा है? तो जलीय अपरदन से प्रभावित उत्तर प्रदेश का क्षेत्र तराई प्रदेश है। तो तराई प्रदेश जलीय अपरदन से प्रभावित होने वाला उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। नेक्स्ट, प्रदेश के जोत धारकों को उनकी जोतों की जानकारी देने के उद्देश्य से किसान बही योजना कब लागू किया गया? तो किसान बही योजना 1992 ईस्वी में लागू किया गया था। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि किसान बही योजना कब लागू किया गया था। तो किसान बही योजना 1992 ईस्वी में लागू किया गया था। और ये क्या कार्य करता है? किसान बही योजना का उद्देश्य क्या था? तो प्रदेश के जोत धारकों को उनकी जोतों की जानकारी, मतलब प्रदेश के जो कृषक हैं उनको उनकी खेतों की जानकारी देने के लिए किसान बही योजना लागू किया गया था और किसान बही योजना 1992 ईस्वी में लागू किया गया था। राज्य में संतरे की पैदावार करने वाला जिला कौन सा है? तो सहारनपुर में सर्वाधिक संतरे पैदा होता है और लीची भी सहारनपुर में सर्वाधिक पैदावार होती है। तो सहारनपुर को संतरा नगरी भी कहा जाता है। तो संतरा सर्वाधिक कहाँ पैदावार होता है? सहारनपुर में। और लीची भी कहाँ पैदावार सर्वाधिक होता है? तो सहारनपुर में। नेक्स्ट, किसानों को कृषि ऋण हेतु किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब प्रारंभ किया? तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1999 से 2000 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। किसान क्रेडिट योजना को KCC भी कहा जाता है और KCC यानी कि किसानों क्रेडिट कार्ड। तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1999 से 2000 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था और ये क्या करता है? कृषकों को ऋण देता है। अब हम अध्ययन करेंगे उत्तर प्रदेश परिवहन, अर्थव्यवस्था, उद्योग और प्रमुख योजनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? तो उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 2004 ईस्वी में की गई। तो उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 2004 ईस्वी में की गई थी। प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, यानी कि प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? तो प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग NH2 है, जिसे ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहा जाता है, जिसे शेरशाह सूरी द्वारा बनवाया गया था। तो शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया था, जिसे अब NH2 यानी कि नेशनल हाईवे 2 कहा जाता है और यह प्रदेश का सबसे लंबा राजमार्ग है, अर्थात प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा राजमार्ग है। और एक क्वेश्चन अभी पिछले साल यूपी लेखपाल में भी आया था। तो प्रदेश का सबसे लंबा राजमार्ग NH2, जिसे ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है और इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। नेक्स्ट, प्रदेश में कुल सड़क संजाल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान कौन है? तो प्रदेश में जो सड़क का जाल फैलाया गया है उसके हिसाब से
उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान पर है, जबकि महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है। तो सड़क संजाल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का प्रदेश में मतलब राज्यों में प्रथम स्थान मतलब द्वितीय स्थान है और महाराष्ट्र का प्रथम स्थान है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम एक्सप्रेसवे कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश राज्य का जो प्रथम एक्सप्रेसवे यानी कि नेशनल हाईवे बना था वो ग्रेटर नोएडा व नोएडा के बीच बना था। तो उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा व नोएडा के बीच में बना था। नेक्स्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्मित उत्तर दक्षिण व पूरब पश्चिम कॉरिडोर एक दूसरे को कहाँ काटते हैं? तो जो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा एक उत्तर दक्षिण कॉरिडोर और एक पूरब पश्चिम कॉरिडोर बना, वो प्रदेश को एक दूसरे को झांसी में काटते हैं। तो झांसी में ये दोनों कॉरिडोर एक दूसरे को काटते हैं। तो ये कौन से स्थान है? झांसी। झांसी में क्या होता है? राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्मित उत्तर दक्षिण व पूरब पश्चिम कॉरिडोर एक दूसरे को काटते हैं। नेक्स्ट, यमुना एक्सप्रेसवे जो ग्रेटर नोएडा से आगरा को जोड़ती है। तो यमुना एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक जाता है? ग्रेटर नोएडा से आगरा तक है और इसकी लंबाई कितना है? 165.5 किलोमीटर की दूरी ये तय करती है। तो यमुना एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक है? ग्रेटर नोएडा से आगरा तक और इसके बीच की दूरी 165.5 किलोमीटर है। ये कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो ये 4 जिलों से होकर गुजरती है। तो यमुना एक्सप्रेसवे 4 जिलों से होकर गुजरती है, जिनमें गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा। और ये कहाँ से? ग्रेटर नोएडा से आगरा के बीच में चलती है। इनके बीच की दूरी 165.5 किलोमीटर है। यमुना एक्सप्रेसवे 4 जिलों से होकर गुजरती है, जिसमें गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा शामिल है। नेक्स्ट, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे। तो लखनऊ और आगरा एक्सप्रेसवे इनके बीच की दूरी 302 किलोमीटर है। देश का प्रथम ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कितने जिलों से होकर गए थे? तो ये 10 जिलों का से होकर गुजरती है। तो देश का प्रथम ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे किसे कहा जाता है? तो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे को देश का प्रथम ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कहा जाता है और इनके बीच की दूरी 302 किलोमीटर है और ये प्रदेश के 10 जिलों से होकर गुजरती हैं। नेक्स्ट, लखनऊ से बलिया तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? तो लखनऊ से बलिया तक कौन सा एक्सप्रेसवे जाता है? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। और इसकी लंबाई कितनी है? 348.1 किलोमीटर। कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो ये प्रदेश के 10 जिलों से होकर गुजरती है। तो लखनऊ से बलिया तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे गुजरती है और ये प्रदेश के 10 जिलों से होकर जाती है और इसकी लंबाई 348.1 किलोमीटर है। नेक्स्ट, बौद्ध परिक्रमा एक्सप्रेस यानी कि बौद्ध स्थलों की यात्रा करने हेतु आरंभ की गई है। तो बौद्ध परिक्रमा एक्सप्रेस किस लिए आरंभ की गई है? बौद्ध स्थलों की यात्रा करने के लिए। तो ये कौन कौन से जिलों से होकर गुजरती है? तो बौद्ध परिक्रमा एक्सप्रेस वे कौशाम्बी, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, गया, राजगिरी, वैशाली, पटना से होकर गुजरती है। तो उत्तर प्रदेश के कितने जिलों? कौशाम्बी से, प्रयागराज से, वाराणसी से, गोरखपुर और लखनऊ से, यानी उत्तर प्रदेश के 5 जिलों से होकर गुजरती है। इसके अलावा गया से, राजगिरी से, वैशाली से और पटना से भी होकर गुजरती है। लखनऊ प्लान का संबंध है। तो लखनऊ प्लान आया था और लखनऊ प्लान का संबंध था सड़कों के विकास संबंधी 20 वर्षीय प्लान। तो सड़कों के विकास से संबंधित 20 वर्षीय प्लान आया जिसे लखनऊ प्लान कहा गया और ये 1985 ईस्वी में आया। तो लखनऊ प्लान कब आया? 1985 ईस्वी में। इसका संबंध था सड़कों के विकास के लिए 20 वर्षीय प्लान लाती थी जिसे लखनऊ प्लान कहा गया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई? तो उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी मार्च 1859 ईस्वी में चलाई गई और ये प्रयागराज से कानपुर के बीच में चलाई गई। प्रयागराज यानी कि वर्तमान प्रयागराज और कानपुर के बीच में देश की प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई जो मार्च 1859 ईस्वी में चलाई गई थी। तो प्रदेश की प्रथम रेलगाड़ी
1859 ईस्वी में चलाई गई। कहाँ से कहाँ के बीच में? प्रयागराज से कानपुर के बीच में चलाई गई। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में रेलवे जोन के मुख्यालय स्थित हैं। तो उत्तर प्रदेश में 2 रेलवे जोन हैं जिनका मुख्यालय स्थित है। पहला पूर्वोत्तर रेलवे जोन, तो पूर्वोत्तर रेलवे जोन का मुख्यालय गोरखपुर में स्थित है, जबकि उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय प्रयागराज में स्थित है। और देश में कुल 18 रेलवे जोन हैं, जिनमें से 2 का मुख्यालय हमारे उत्तर प्रदेश में स्थित है। पहला पूर्वोत्तर रेलवे, तो पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में, जबकि उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय प्रयागराज में स्थित है। इसके अलावा भारतीय रेलवे का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो भारतीय रेलवे का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर है, जिसकी लंबाई 1355.45 मीटर है। अब ये भारत का नहीं रह गया, सिर्फ अब ये प्रदेश का ही सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि भारत का एक दूसरा नया प्लेटफॉर्म आ गया है। तो भारत रेलवे का मतलब प्रदेश की रेलवे का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर है और इसकी लंबाई 1355.40 मीटर है। इसके अलावा डीजल इंजन निर्माण हेतु डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ है? तो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी मडुवाडी में स्थित है। तो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? वाराणसी में। वाराणसी के कहाँ? मडुवाडी में। उत्तर प्रदेश रेलवे संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में रेलवे का संग्रहालय भी वाराणसी में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश रेलवे का संग्रहालय उत्तर प्रदेश वाराणसी में स्थित है, जिसे वाराणसी को एससीओ ने अपनी सांस्कृतिक राजधानी बनाया है। उत्तर प्रदेश रेलवे सुरक्षा आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित? तो रेलवे सुरक्षा आयोग का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। ध्यान दीजिएगा, रेलवे संग्रहालय की अगर बात करेगा तो उसका मुख्यालय वाराणसी में, जबकि रेलवे सुरक्षा आयोग का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। प्रदेश में प्रमुख हवाई अड्डे, तो हम अध्ययन करेंगे कि प्रदेश में कौन सा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है और उस हवाई अड्डे का क्या नाम है। तो चलिए शुरू करते हैं। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसे अमौसी हवाई अड्डा भी कहा जाता है, ये हमारे प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। तो चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या इसका पुराना नाम अमौसी हवाई अड्डा था, जिसे जो लखनऊ में स्थित है। इसके अलावा लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या बाबतपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये वाराणसी में स्थित है। तो लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसका पुराना नाम बाबतपुर हवाई अड्डा था, ये कहाँ स्थित है? वाराणसी में स्थित है। फिर खेरिया हवाई अड्डा, तो खेरिया हवाई अड्डा आगरा में स्थित है। बमरौली हवाई अड्डा प्रयागराज में स्थित है। चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में स्थित है। फुर्सतगंज हवाई अड्डा रायबरेली में स्थित है। हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद में स्थित है। डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तो मेरठ में स्थित है। सरसावा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये सहारनपुर में स्थित है। तो एक बार हवाई अड्डों के बारे में फिर से जान लेते हैं। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या अमौसी हवाई अड्डा लखनऊ में, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा या फिर बाबतपुर हवाई अड्डा वाराणसी में, खेरिया आगरा में, बमरौली प्रयागराज में, चकेरी कानपुर, फुर्सतगंज रायबरेली, हिंडन गाजियाबाद, डॉक्टर अंबेडकर मेरठ, सरसावा सहारनपुर। तो चौधरी चरण सिंह लखनऊ, लाल बहादुर शास्त्री वाराणसी, खेरिया आगरा, बमरौली प्रयागराज, चकेरी कानपुर, फुर्सतगंज रायबरेली, हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद, डॉक्टर अंबेडकर मेरठ, सरसावा सहारनपुर। ओके, तो चलिए अब हम नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र ये बमरौली प्रयागराज में स्थित है। तो नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र बमरौली प्रयागराज में स्थित है। नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज आगरा में स्थित है। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र बमरौली प्रयागराज में, नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज आगरा में स्थित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन अकादमी फुर्सतगंज रायबरेली में स्थित है।
तो 3 चीज़ें हमने पढ़ा, एक नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र बमरौली प्रयागराज, नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग आगरा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन अकादमी फुर्सतगंज, और फुर्सतगंज कहाँ है, रायबरेली में स्थित है। इसके बाद देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग, तो आंतरिक जलमार्ग जो देश का सबसे लंबा हुआ है गंगा नदी पर बना है, जिसे नेशनल वाटरवे 1 कहते हैं, और यह प्रयागराज से हल्दिया के बीच में, इसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है। तो देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है, नेशनल वाटरवे 1, वो गंगा नदी पर स्थित है, और कहाँ से कहाँ के बीच में है, प्रयागराज से हल्दिया, हल्दिया यानी कि बिहार तक, और ये 1620 किलोमीटर लंबा है। इसके फिर दिल्ली कोलकाता नेशनल हाईवे 2 से नहीं जुड़ा है, तो दिल्ली कोलकाता जो नेशनल हाईवे 2 है प्रदेश का सबसे लंबा नेशनल हाईवे, उसमें लखनऊ नहीं आता है, तो लखनऊ से वो नेशनल हाईवे नहीं गुजरता है। इसके बाद उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, तो जो उत्तर प्रदेश से शुरू होता है सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग वो NH7 है, जो वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता है। तो प्रदेश से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 है, कहाँ से कहाँ तक है, वाराणसी से कन्याकुमारी तक। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो प्रदेश से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो कहाँ से शुरू होता है, तो वो वाराणसी से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है, कन्याकुमारी तक। और उस राजमार्ग का नाम क्या है, तो उस राजमार्ग का नाम NH7 है। नेक्स्ट, देश के तीसरे रेलवे कोच फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई थी, तो देश की तीसरा रेलवे कोच फैक्ट्री की स्थापना लालगंज रायबरेली में की गई थी। एशिया एवं भारत का सबसे बड़ा बिजली लोको शेड है, तो मुगल सराय एशिया का भी और भारत का भी सबसे बड़ा बिजली लोको शेड है। तो बिजली लोको शेड भारत का और एशिया का सबसे बड़ा कौन सा है, तो मुगल सराय है। इसके अलावा हम अध्ययन करेंगे प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों का घटता क्रम। तो प्रति व्यक्ति आय मतलब सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय कहाँ है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उससे कम बुंदेलखंड में, फिर केंद्रीय बीच में, इसके बाद पूर्वी में। तो सबसे अधिक कहाँ है, पश्चिमी में, फिर बुंदेलखंड में, फिर केंद्रीय में, फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक और सबसे कम विकसित क्षेत्र, तो सर्वाधिक विकसित क्षेत्र पश्चिमी क्षेत्र है और सबसे कम विकसित क्षेत्र पूर्वी क्षेत्र है। औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन है, तो औद्योगिक विकास की दृष्टि से भी उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र सर्वाधिक विकसित क्षेत्र है। और वैसे भी सर्वाधिक विकसित क्षेत्र भी पश्चिमी क्षेत्र है, और औद्योगिक विकास की दृष्टि से भी पश्चिमी क्षेत्र सर्वाधिक विकसित क्षेत्र है। अब हम पढ़ेंगे औद्योगिक विकास को गति देने के लिए उद्योग बंधु का गठन कब किया गया, तो औद्योगिक विकास को गति देने के लिए उद्योग बंधु का गठन 1981 ईस्वी में किया गया था। तो उद्योग बंधु का गठन कब किया गया, 1981 ईस्वी में किया गया। आज के लिए इतना ही रखते हैं, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।